वेलकम बैक दोस्तों, एक और ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं देहरादून के रीजनल साइंस सेंटर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टिकट काउंटर से हमने टिकट ले लिया था। पर पर्सन 50 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन अगर आप तारामंडल और 3D शोज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पे करना होता है। ये टिकट काउंटर है, ये सुबह 10 बजे से शाम को 3:30 बजे तक जो है टिकट काउंटर ओपन होता है। 3:30 बजे के बाद आपको टिकट नहीं मिलती, क्योंकि 5 बजे ये साइंस सेंटर बंद हो जाता है, इसलिए सिर्फ 3:30 बजे तक ही आप टिकट परचेज कर सकते हैं। सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है यही साइंस सेंटर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि साइंस सेंटर में क्या क्या है जो आप देख सकते हैं। साइंस सेंटर के राइट साइड में ही कई महान हस्तियों की मूर्तियां लगाई गई हैं जो देश के महान वैज्ञानिक रह चुके हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ ही संक्षिप्त परिचय भी लिखा गया है, यानी किस वैज्ञानिक ने क्या योगदान दिया है, किस क्षेत्र से पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है, जन्म तिथि मृत्यु तिथि के साथ साथ बहुत सारी डिटेल आप यहाँ पर संक्षिप्त में पढ़ सकते हैं। तो अब समय आ गया था साइंस सेंटर के अंदर जाने का। सबसे पहले आपको टिकट चेक करवानी होती है, उसके बाद आप इस साइंस सेंटर का दौरा कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। और अगर आपने अब तक नसीम हसन व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो हम पहुंच चुके थे साइंस सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर, जिसे फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का सेक्शन है जिसे आप देख पा रहे हैं। सामने ही हमारे प्राकथन यानी इंट्रोडक्शन का बोर्ड मिल जाता है, जिसके बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं। संक्षिप्त परिचय दिया गया है, साथ ही साथ पवन चक्की है और ये समुद्र में किस तरह से खुदाई की जाती है वो दर्शाया गया है क्रेन और शिप के माध्यम से। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपने शायद ही कभी पहले देखी हो, इस वीडियो के माध्यम से आपको आज ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को आपको आखिर तक ज़रूर देखना पड़ेगा, इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फार्म लैंड बनाया गया है और इस फार्म लैंड को आप स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्विच दिया गया है, उनमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। साथ ही साथ खेती के तरीके को भी यहाँ पर लिखा गया है, दर्शाया गया है, जिससे आप पढ़ सकते हैं। और किस तरह से आबादी बढ़ने के साथ साथ आपूर्ति के लिए जो है डिमांड बढ़ी, किस तरह से फल फ्रूट सब्जियों की डिमांड बढ़ी, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। किस तरह से आज जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। और ये कुछ सीड्स रखे हुए थे जिन्हें आप स्कैन कर सकते थे। साथ ही साथ सामने डिस्प्ले चल रहा था जिस पर आप उस सीड्स के बारे में जानकारी ले सकते थे। खेती किसानी से संबंधित बहुत सी जानकारियों के बाद अब आपको देखने को मिलने वाला है जैव चिकित्सा यानी बायोमेडिकल के बारे में। यहाँ पर किस तरह से हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बॉडी में कौन कौन से सेल्स होते हैं, इन सब मानचित्रों में दर्शाया गया है। इनके अलावा औषधि के बारे में दिखाया गया, दवाइयों के बारे में बताया गया है, मिनिमल सर्जरी के बारे में चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आप यहाँ आकर बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं और हमारे प्लेनेट पर क्या क्या चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमें एक सज्जन चारपाई पर लेटे हुए दिखाई दिए। उनके पास जाकर हमने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि वो भाई साहब सिटी स्कैन कराने आए थे। यानी आपको यहाँ पर सिटी स्कैन के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, किस तरह से सिटी स्कैन का आविष्कार हुआ और बाकायदा यहाँ पर जो है
आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रही है चीज़ें, साथ ही साथ उस साइड की तरफ एक स्विच दिया गया है जिनमें आप क्लिक करके इस व्यक्ति को आप जो है सीटी स्कैन करने के लिए मशीन के अंदर भेज सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्प्ले होती है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमें रेगिस्तान का राजा यानी ऊँट दिखाई दिया जो मुँह ताने हुए खड़ा हुआ था। शायद किसी से गुस्सा था। हमने उसे बहुत हिलाने-डुलाने की कोशिश की लेकिन उसका जो बटन था रिमोट यानी उसका काम नहीं कर रहा था, स्विच बंद थी जिसकी वजह से वो हिल-डुल नहीं पा रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें कुछ लोग दिखाई दिए जो शीशे में कैद कर लिए गए थे। आगे बढ़कर पता चला कि ये बकी बॉल है जो शीशे में कैद है। एक और विचित्र चीज देखने को मिली कि यहाँ पूरा का पूरा गांव और पवन चक्की को शीशे में बंद कर दिया गया था, जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किस तरह से पवन चक्की का इजाद हुआ और साथ ही साथ पुराने ज़माने का गूगल मैप्स कैसे इस्तेमाल होता था, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये वो मैप है जो पुराने ज़माने में यूज होता था, जिसे आज के दौर में गूगल मैप कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आधुनिक भारत में इस्तेमाल होने वाले ट्रैवल्स के साधन के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। सिनेमा के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाता है कि किस तरीके से सिनेमा जगत ने या फिल्म इंडस्ट्री ने जो है ग्रो किया है, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाता है। मैं साइंस सेंटर घूम ही रहा था कि मुझे मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एरोप्लेन मिल गया, जो आप देख पा रहे हैं। हालांकि यहाँ का पायलट मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मैं मंगल ग्रह नहीं जा पाया और उसके बाद फिर मैं साइंस सेंटर का और दौरा करने के लिए आगे निकल गया। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक छोटी सी टीवी दिखाई दी जिसमें 8 बटन दिए गए थे। पढ़ने पर पता चला कि ये एक्सरे और बाकी हाइड्रोजन वगैरह के बारे में डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ भारत के स्पेस मिशन की कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं। इन्हीं चित्रों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत ने स्पेस में अपना झंडा गाड़ा है। आगे बढ़ते हुए मुझे वो सेक्शन मिला जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा था उसके बारे में पढ़ने को, यानी 3G एंड 4G नेटवर्क के बारे में, किस तरह से नेटवर्क काम करता है और 3G 4G का किस तरह से आविष्कार हुआ, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिल जाता है। हालांकि अब 5G का ज़माना है, लेकिन फिर भी आप 3G 4G के बारे में आप विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मुझे एक और छोटी सी स्क्रीन वाला टीवी मिल गया। हालांकि यहाँ पर एक बंदा नंगा खड़ा हुआ था। मैंने उसको बहुत कपड़े पहनाने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो छुप जाता था और कपड़े पहनने के लिए मना करता रहा। इस सेक्शन से आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से गूगल लेंस वगैरह काम करता है और उसके बारे में जानकारियाँ भी लिखी गई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक टीवी दिखाई दिया जिसमें मैं खुद दिखाई दे रहा था और ये अलग अलग जो है चीज़ें दिखाई दे रही थी। कभी ताजमहल आ जा रहा था, कभी कोई चीज़ आ जा रही थी और इसे इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें आपकी इमेज खुद दिखाई पड़ती है अगर आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं। बाद में पीछे जो है बैकग्राउंड चेंज होता रहता है, कभी मिस्र का पिरामिड आ जाता है, कभी ताजमहल आ जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी आकर्षक हैं जो यहाँ पर देखने के लायक हैं। अब
अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर मुझे कुछ लोग यहाँ पर विचरण करते हुए दिखाई दिए। मुझे लगा था कि इस लैब में मैं अकेला फंस गया हूँ, लेकिन और भी कुछ लोग थे जो यहाँ पर घूम रहे थे, इस साइंस सेंटर का मुआयना कर रहे थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो देखा एक जगह कुछ लोग फिल्म देख रहे हैं। स्क्रीन पर मैंने नज़र दौड़ाई तो यहाँ फिल्म नहीं कुछ और चल रहा था, कुछ और मतलब साइंस के बारे में जानकारियाँ दिखाई जा रही थी। जिसके बाद मैं आगे बढ़ गया और सीढ़ियों से नीचे होते हुए मैं अब अगले सेक्शन में पहुंचने वाला था। मैं सीढ़ियों से नीचे पहुंचा ही था कि कुछ मछलियां पानी से बाहर आने के लिए बेताब थी, जिन्हें जबरदस्ती इस शीशे में कैद कर दिया गया था। आप देख पा रहे हैं कि वो तड़प रही हैं और मछलियां बाहर आने के लिए परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग थे यहाँ मछलियों को बाहर से ही टॉर्चर कर रहे थे, जिससे मछलियां लड़ने के लिए उतारू थी। आगे बढ़ते हुए तारामंडल तक मैं पहुंचने वाला ही था कि लेकिन तब तक उससे पहले गेट बंद हो चुका था, क्योंकि हम काफ़ी देर में पहुंचे थे। 3:30 बजे हमने एंट्री ली थी, जिसकी वजह से तारामंडल का शो क्लोज हो चुका था। और यहाँ पर भी एक शीशे में मछलियों को कैद कर लिया गया था। कुछ बड़ी मछलियाँ थी, कुछ छोटी मछलियाँ थी। एक मछलियों से मैंने थोड़ी बात की, बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, हालांकि मैं समझ नहीं पाया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मुझे लिसाजू की आकृतियां नाम से लिखी हुई कुछ चीज़ें दिखाई दी। इस पर एक रेड डॉट दिखाई पड़ रहा था। मैंने इस मशीन का मुआयना करना शुरू कर दिया और मुझे आखिरकार एक स्विच मिल गया, बटन मिल गया, जिसको दबाने पर ये खुश होकर नाचने लगा, जिसे देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर मुझे एक और चीज़ दिखाई दी, जो थी सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर भी मुझे ढूंढने पर एक बटन मिल गया। उसके बाद जैसे ही मैंने उसको दबाया, ये बल्ब भी नाचने लगा, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नाचता हुआ दिखाई पड़ने लगा। यहाँ पर मुझे तरंग की गति के बारे में भी पढ़ने को मिल गया, साथ ही साथ किस तरह से तरंग काम करती है इसको हिला डुला कर भी मैंने देखा, जो काफ़ी मज़ेदार था। मैं तरंग को छोड़कर आगे बढ़ा ही था कि मुझे एक्सप्रेस रूट के बारे में जानकारी यहाँ पर पढ़ने को मिल जाती है। साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर मुझे स्नेक पेंडुलम के बारे में भी संक्षिप्त परिचय मिल जाता है, जिसे इसको भी हिलाने डुलाने पे मुझे थोड़े से बॉल इधर उधर घूमते हुए नजर आए। हालांकि साइंस के बारे में जानकारी यहाँ पर बहुत सी दी गई है और एक भंवर मिल गई जिसे कुछ बच्चे छेड़ रहे थे। मैंने भी बटन दबा के देखा किस तरह से भंवर काम कर रही थी। आगे बढ़ा तो मुझे कुछ शीशा दिखाई दिया, जिसमें अलग अलग आकृतियाँ दिखाई पड़ रही थी। थोड़ा और आगे जाने पर मुझे एक मिरर वॉल मिली, जिसमें मैं पूरा आ नहीं पा रहा था। कई बार मैंने कोशिश की कि मैं पूरा उसमें फिट हो पाऊँ, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। और साथ ही साथ मनोरंजक दर्पण यानी शीशा देखने को मिल गया, जिसमें मैं कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से ऐठा बैठा नजर आ रहा था। आगे बढ़ने पर मुझे एक आभासी वीणा मिल गया, जिसे आप बजा सकते थे। हालांकि मैंने बजाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं सोचा क्या ही परेशान करूं। यहाँ पर कुछ पाइप खड़े हुए थे जो शायद किसी की लठ बजाने के लिए तैयार थे बिल्कुल, लेकिन इनसे मेरी बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई। ये सेक्शन भी खत्म होने के बाद हम जाने वाले थे 3D शो देखने के लिए, जो टिकट प्राइस में इंक्लूड था अलग से, हालांकि उसका टिकट प्राइस लेना पड़ा। तो 3D शो के बारे में यहाँ पर जो है संक्षिप्त परिचय दिया गया है। साथ ही साथ 3D शो के लिए जो है डिटेल आप देख सकते हैं, और ये करीब 15 से 20 मिनट का शो होता है, जिसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए 3D शो देखते हैं। 3D शो देखने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे दिखाई पड़ा कि एक गेंद को फांसी की सज़ा दी जा रही है। हालांकि उसका जुर्म पता नहीं चल पाया, लेकिन आगे ही मुझे एक और चीज़ देखने को मिल गई जो खुश होकर नाच रहा था। मैंने इसका बटन दबाया, उसके बाद ये और तेज़ी से नाचने लगा। इसको अनुकंपी झूला कहते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। हालांकि इस पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन ये बहुत मस्त होकर नाच रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मुझे एक जादुई टीवी मिल गई, जिसे अंदर से देखने पर कुछ और दिखाई पड़ता था, लेकिन बाहर से देखने पर उस पर कुछ दिखाई नजर नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं आश्चर्यचकित रह गया।
थोड़ा आगे जाने पर मुझे कलर शेड्स के बारे में भी पता चला और ये इल्यूजन रिंग थी जो अपने आप ही खुश होकर नाच रही थी। साथ ही साथ मुझे एक अंग्रेजों के ज़माने की तोप दिखाई पड़ी। मैं इसमें जैसे ही झांकता कि मुझे इसमें कुछ और कलर नज़र आने लगे। ये तोप तो बिल्कुल नहीं थी। नचाने पर पता चला इसमें कुछ अलग रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है जो काफ़ी खूबसूरत था और इसे एक कैलिडोस्कोप कहते हैं, जिसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर मुझे एक साइकिल पर भाई साहब बैठे दिखाई पड़े जो ज़बरदस्ती गेंद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कई बार उन्होंने गेंद को ऊपर पहुंचाया लेकिन गेंद बार बार नीचे आकर गिर जा रही थी और काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई पड़े और गेंद ऊपर पहुंचाते फिर नीचे आकर गिर जाती, फिर करते। हालांकि थक हार कर फिर उन्होंने साइकिल को छोड़ दिया और गेंद को नीचे ही रहने दिया। उसी के पास मुझे एक जादुई टोटी नजर आई जिसमें से पानी गिर रहा था। हालांकि पानी कहाँ से आ रहा था ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था और बाल्टी भरे जा रही थी, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ गया कि बिना नल के पानी कहाँ से आ रहा है। इसके बगल में मौजूद दो छड़ियाँ आपस में गलबहियाँ कर रही थी, जिसे आप देख सकते हैं। हालांकि इनकी जो है गति बहुत धीमी थी। हालांकि ये साथ में डांस करते हुए काफ़ी अच्छे लग रहे थे। थोड़ा और आगे जाने पर मुझे गहराई का संदेश देते हुए एक पाइप दिख गया जिसमें कुछ पानी सा नज़र आ रहा था। हालांकि मैंने इसमें देखने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ क्लियर नज़र नहीं आया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा लाइट बंद कर दी इन हरामखोरों ने। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गया जहां पर एक प्लेट रखा हुआ था, कुछ फ्रूट रखे हुए थे। भूख तो बहुत लगी थी, मैंने सोचा फ्रूट्स खा लिया जाए, लेकिन फ्रूट्स नकली निकले। फिलहाल सेंटर के बंद होने का समय हो चुका था। आई होप आपके वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। नसीम हसन व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।